Hello students, how are you? I hope you all are fine. So, we have studied in the last class, chapter 8, class 11, chapter 8, cell the unit of life. है ना? इसमें अपन ने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन, है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सब अपन ने इसमें डिस्कस कर लिया था. ओके, आज अपन लेंगे क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब आप कहेंगे कि मैम ये मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है. बच्चों, बेसिकली तो सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, है ना. तो अपन ये देखें, अपनी जो सेल का स्ट्रक्चर है, फंक्शन के बेस पर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, बट some of these cell organelles are put together to form endomembrane system. Okay, endomembrane system क्यों बोला अपन ने, because these organelles have coordinated या अपन कह सकते हैं कोरिलेटेड फंक्शंस, मीन्स इन ऑर्गेनेल्स के फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन कर रहे हैं. सो बच्चों, हमने इन ऑर्गेनेल्स को एक सिस्टम में डाला विच इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, क्लियर. नाउ इसमें अब आप कहेंगे मैम इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी एपरेटस भी अपन जिसको कह सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स, और एक और अपन यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं वैक्यूल्स या वैक्यूल्स भी जिसको अपन प्रोनाउंशिएट करते हैं. ओके, सो ये 1 2 3 4 जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अपन इनको इंक्लूड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर लेते हैं वेरी फर्स्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स. वैसे तो देखो सभी बच्चे इन सब सेल ऑर्गेनेल से वेरी वेल कहना चाहिए मेरे को, सॉरी, अपन सब वेरी फर्स्ट अपन लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सभी को मालूम है, और आई थिंक जो जब से अपन सेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सबको, तब से अपन इन चीज़ों को बार बार अपने जो है टच में आती हैं. तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है भाई. सो बच्चों यहाँ पर बट अपन ने, मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स. इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने से पहले, कि इन सबको अपन ने किस में डाला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है और यदि प्लास्टिड्स की अपन बात करें तो इनके फंक्शंस इनसे रिलेटेड नहीं होते आपस में, या इन सेल ऑर्गेनेल्स से भी वो कोरिलेट नहीं करते, इसीलिए अपन ने उनको क्या किया है, जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं डाला. अलोंग विद दिस एक और स्ट्रक्चर है, आपको इसीलिए मैंने इसको कैंसिल करके, पहले आपको बेसिक चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएं. एक और स्ट्रक्चर का नेम आता है यहाँ पर पेरोक्सीसोम. अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत नया नाम आ गया, आज तक हमने तो सेल्स में ऐसा नाम कोई पढ़ा ही नहीं है. तो ये पेरोक्सीसोम क्या है, पहले अपन जो माइक्रो बॉडीज पढ़ते थे ना, माइक्रो बॉडीज, उनको ही अब न्यू इसमें अपन कह सकते हैं कि उनको पेरोक्सीसोम्स कहने लगे. ठीक है ना. सो व्हाट आर द पेरोक्सीसोम, तो बेसिकली जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं, दीज पेरोक्सीसोम्स वर्चुअली प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल. इट मीन्स जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं जितने भी, उन सभी में ये पेरोक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. पहले इन्हें अपन क्या कहते थे, मैंने अभी आपको बताया था, या मेंशन भी कर दिया है मैंने, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, माइक्रो बॉडीज. इनका फंक्शन क्या है, बिकॉज ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है,
ठीक है भाई। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ओनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये पेरोक्सीजोम्स जो है वो डबल बाउंडेड है, इसीलिए ऑलवेज मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना आप लोग। जिसको मैं सिंगल बाउंडेड बोल रही हूँ जिस सेल ऑर्गेनेल्स को, वो सिंगल बाउंडेड है। अभी मैं बताऊंगी भी आपको कि कौन कौन से डबल बाउंडेड में आते हैं और कौन कौन से सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन में आते हैं। तो जो पेरोक्सीसोम्स है ये सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन में आता है, मतलब इसके सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है ओनली सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो कहना चाहिए अपने को सबस्ट्रैक्ट की तरह एक्ट करेगा और ये पेरोक्साइड बना देता है। और पेरोक्साइड की जब ये फॉर्मेशन करा देता है, पेरोक्साइड मीन्स H2O2 लिखा ना मैंने, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो ये पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करवा देता है, मीन्स हियर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो फॉर्मेशन पेरोक्सीजोम्स के अंदर हो जाती है, अलॉन्ग विद दिस ये डिफरेंट फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। जैसे मेम्ब्रेन की जो है फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। अपन ने लास्ट टॉपिक मेम्ब्रेन का ही लिया था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। अभी मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि जो पेरोक्सीजोम्स है सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। तो अब यहाँ ये भी क्लियर कर लेते हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो वो कौन कौन से होते हैं डबल वाले, यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ उनके नेम्स, विच आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, न्यूक्लियस। ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये कैसे हैं, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन जो है सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और सिंगल में कौन से आते हैं, सिंगल को भी अपन यहाँ एक बार लिख लेते हैं, इससे बार बार कंफ्यूज नहीं हो आप। लाइसोजोम्स, पेरोक्सीजोम्स जो भी मैंने आपको स्पेशली बताया ही था, और नेक्स्ट वैक्यूल्स, ये भी सिंगल बाउंडेड होते हैं। ठीक है, इफ वी डिस्कस अबाउट वेरी फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी अपन कर ही रहे थे बट बीच में अपन ने ये टॉपिक ले लिया था, ये भी क्लियर करना जरूरी था, है ना। सो एज आई टोल्ड यू न्यूक्लियस इज अ डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन। अभी मैंने लिखा ना न्यूक्लियस का नेम डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन में, तो यहाँ जैसे ये न्यूक्लियस डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है और आपने देखा कि एक तो ये सिंगल हो गई, दूसरी ये हो गई, तो इससे लगी हुई एक स्ट्रक्चर अपने को सेल में शो होती है विच इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, है ना। इस तरह की आपकी पेज नंबर 133 पर फिगर नंबर 8.5 पर आपको बना भी रखा है, आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम, है ना। तो इसमें अपन देखते हैं भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो न्यूक्लियस इज ए डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन। सो जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, सम ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, जो मैंने यहाँ पर कर दिया है ना, जो कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से के कांटेक्ट में है। इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स, क्लियर थोड़ा सा कर दूं आपको मैं, कि एक साइड की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है ना, उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अपने को दिखते हैं, सेल का डायग्राम बनाते हैं और अपन ये स्ट्रक्चर उस टाइम पर बनाते भी हैं। तो जो ये इधर है एक साइड में, इस जिस पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये ग्रेन्यूल्स क्या हैं, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स हैं। तो जो इस साइड की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अपोजिट साइड में जो स्मूथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर नाउ। अब ये जो मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हियर, हमने रफ क्यों कहा बच्चों, बिकॉज ये राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पर प्रेजेंट हैं। तो और जिस सरफेस पर प्रेजेंट है अपन ने उसी सरफेस को बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ही इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी रफ दिखती है। ओके, और इस पर प्रेजेंट नहीं होते इसीलिए स्मूथ दिखती है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब
नेक्स्ट चीज आती है कि सेल्स, अपन ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सेल के इंटरनल कंपार्टमेंट को, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड के पार्ट को हम ल्यूमेन कहते हैं। जो इनसाइड में ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, इट इज कॉल्ड ल्यूमेन। ओके, और सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? अब यहीं मैं सेल भी फॉर्म कर देती हूँ, समझ लीजिए पूरी सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के पार्ट को तो ल्यूमन कह दिया, बट सेल के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है? तो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को अपन कहेंगे साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। ओके, नाउ अब इनका फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? भाई हमने इसका डिटेल तो देख लिया कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम का मेन फंक्शन है, राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है? ये दिख रहे हैं अपने को राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स। ये जो राइबोसोम्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। कैसे होगा? न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस अपन ने बनाया है ना, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इट मीन्स डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। इसकी ऑल इंफॉर्मेशन को ये जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट करता है, और आरएनए में कन्वर्ट करता है मतलब अपनी कॉपी कर लेता है, ये कॉपी करके आरएनए को ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है, क्योंकि आरएनए ही तो इन्फॉर्मेशन को सेंड करने में हेल्प करता है ना। अभी आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, 12th में आपको जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दैट टाइम। ओके, नाउ जब एमआरएनए इन इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में बदलता है, कन्वर्ट करता है, सो इट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उस टाइम पर ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है, ये इसकी नीड होती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस प्रोटीन सिंथेसिस को करवाने के लिए। ओके, तो यदि अपन कंबाइंडली, यदि आपको कभी क्वेश्चन आता है कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो जो मैंने अभी आपको बोला है वही है। और यदि आपको सिर्फ ये आता है कि जो राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, तो भी आपको यही लिखना है उस टाइम पर। ओके, ये दो चीज़ें अपनी यहाँ पर क्लियर हो गई, है ना। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन देखना है अपने को, तो इनका फंक्शन है लिपिड का सिंथेसिस करना। क्या फंक्शन है इनका? लिपिड सिंथेसिस। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है रफ, और स्मूथ क्या करेगा? लिपिड सिंथेसिस करेगा। और जितने भी लिपिड लाइक स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स हैं, उनकी भी फॉर्मेशन का काम कौन करता है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। नाउ वी विल टेक गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है। नेक्स्ट लेते हैं अपन गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या है? सबसे पहले अपन इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पार्ट देखते हैं कि 1898 में एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? कैमिलियो गोल्गी, या कैमिलो भी कई जगह इनको बोलते हैं, कैमिलो गोल्गी। इन्हीं के नेम के बेस पर इस जो सेल ऑर्गेनेल का नेम क्या हो गया? गोल्गी एपरेटस हो गया। और सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सम पैरेलल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपने अभी देखा ना 8.5, अब आप देखेंगे 8.6 फिगर नंबर एनसीईआरटी में, तो आपको इस तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे आप उसमें। एक तो ऐसा बना होगा उसमें, फिर इस तरह से दूसरा थ्रेड, फिर थर्ड नंबर का थ्रेड आ जाएगा, वो थोड़ा सा डिवाइड होकर दिख रहा है आपको, फिर एक इन सबको सेपरेट करता हुआ दिख रहा है, इस तरह से आ जाएगा, है ना। फिर सेकंड आप इस तरह से देखेंगे, मेरे से इतना सुंदर डायग्राम तो नहीं बन रहा है ना, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। और
नेक्स्ट आ जाता है ये, फिर अपन इस तरह से ले लेते हैं ये, फिर वही प्रोसेस आ जाएगा, यहाँ पर हाफ हाफ आ जाएंगे दो, फिर ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा। इनको बनाने का भी कुछ रीज़न है इस तरह से, वो भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि क्यों मैं इस तरह से बना रही हूँ। नाउ मैंने कहा कि जो कैमेलियो गोल्गी थे उन्होंने सबसे फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था। आर सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सम पैरेलल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इट इज़ कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे इनको अपन? सिस्टर्नी। ये जो अपने को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो हो रही है ना, सिस्टर्नी या ने भी कहते हैं। ओके, नाउ गोल्गी एपरेटस में अपन ने देखा कि में 2 फेजेस अपने को दिख रहे हैं, एक तो ये फेज दिख रहा है और एक ये फेज दिख रहा है। तो ये फर्स्ट फेज है, इट इज सेकंड फेज। ओके, ये इसीलिए मैंने इस तरह से 2 पार्ट में इसको ऐसा बनाया था। अब इसमें देखें, फर्स्ट फेज जो है वो न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है एकदम नियर बाय होता है या क्लोज होता है, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स या सिस फेज। इसीलिए अपन इसको कौन सा फेज बोलते हैं? कॉन्वेक्स या सिस फेज भी कहते हैं। बट कहना चाहिए द फेज विच इज अपोजिट ऑफ द न्यूक्लियस, उसको कहेंगे अपन इट इज कॉल्ड कॉनकेव। ये वाला जो फेज है कॉनकेव, या इसको अपन ट्रांस फेज भी कह सकते हैं, ट्रांस फेज भी कह सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट फेज है गोल्गी एपरेटस का, ये सेकंड फेज है, और इसका जो फर्स्ट फेज है ये क्लोज होता है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के क्लोज होता है या नियर बाय होता है। सो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स या सिस फेज। और जो इसका अपोजिट साइड में सेकंड फेज है, इट इज कॉल्ड कॉनकेव या ट्रांस फेज। ओके, नाउ अब अपन यहाँ देखते हैं बच्चों कि यहाँ सिस्टर्नी, इनके फंक्शन देखना है ना अपने को, तो सबसे पहले अपन सिस्टर्नी के ही फंक्शन देते हैं। सिस्टर्नी का फंक्शन क्या है? हियर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, अपन ने यहाँ पर अभी पढ़ा था ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे। ये जो राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, है ना। वी आर वेरी वेल नो, प्रोटीन जो फॉर्मेशन हुई है उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या करता है? स्पेस को कवर कर लेता है। सो उन प्रोटीन को मॉडिफाई करने की या पैकेजिंग करने की नीड होती है। भाई सेल का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या कर लेगा? यही कवर कर लेगा, प्रोटीन ही। तो फिर बाकी ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे? तो क्या करते हैं? तो इन सेल्स की को मॉडिफाई करने की या पैकेजिंग करने की नीड होती है, मतलब उनको पैक कर देते हैं। कोई भी चीज़ अपन पैकेट में पैक कर देते हैं ना, बिखरी हुई पड़ी है तो ज़्यादा स्पेस लेती है, और उसको अपन पैक करके किसी डब्बे में रख देते हैं, पैक कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो स्पेस कम लगता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रोटीन को मॉडिफाई करने की, पैकेजिंग करने की नीड होती है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी प्रोटीन बन रहा है ना, उसको वेसिकल्स उस प्रोटीन को क्या करते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास या गोल्गी एपरेटस के पास लाती हैं, और ये गोल्गी एपरेटस के पास लाती हैं तो क्या होता है? फिर ये गोल्गी एपरेटस उनकी पैकेजिंग कर देता है। मतलब कौन करती है उनकी पैकेजिंग? ये सिस्टर्नी उनको मॉडिफाई करती हैं, उनका मॉडिफिकेशन करती हैं, पैकेजिंग करती हैं। ओके, जो वेसिकल्स होते हैं ना, अपन ने देखी एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे अपने को बबल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं सेल में। तो वो सेल क्या करते हैं? ये सिस्टर्नी के पास लेकर आते हैं किसको? उस प्रोटीन को, जिससे ये सिस्टर्नी क्या करती हैं? यहाँ से बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सिस्टर्नी इन वेसिकल्स से उन प्रोटीन को कलेक्ट करके उनको मॉडिफाई करती हैं और पैकेजिंग करने में हेल्प करती हैं। तो ये तो हो गया स्पेशली सिस्टर्नी का फंक्शन। और यदि कभी आपको इस तरह से आता है कि ये लाइन लिखी आएगी कि भाई वेसिकल्स सिस्टर्नी तक इनको लेकर आती हैं प्रोटीन को, और फिर इनका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होता है, ये फंक्शन किसका है? और उस ऑप्शन में आदि सिस्टर्नी नहीं दिया, उसकी जगह पर आपको गोल्गी एपरेटस दिया है,
तो भी आपको गोल्गी ऑपरेटस ही सही मानना है, क्योंकि इस साल अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। जो आपके 4 आंसर्स आएंगे ना, MCQ बेस्ड होना है ना आपका फर्स्ट टर्म, तो उसमें किसी भी क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस है ना, वो 4 ही सही हैं आपके, ये मान के चलिए। उसमें यदि ABCD 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से एक आंसर तो ऐसा है जिसके 100% मार्क्स हैं, बाकी जो हैं आंसर वो सभी सही हैं, बट नियर बाय, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मार्क्स वहीं कम होते जाएंगे। जैसे ये कोई आपका 5 मार्क्स का है, तो जो 100% वाला आंसर है वो तो 100% मार्क्स आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपने ये दिया तो मान लीजिए थोड़ा सा सही है, तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाए, ये थोड़ा और सही है तो 3 मिल जाए, ये थोड़ा इस आंसर के थोड़ा ज़्यादा क्लोज है तो आपको 4 मिल सकते हैं। इस तरह का पैटर्न भी आपको क्वेश्चंस में आएगा। तो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो अपने को आपको एग्जैक्ट आंसर उसका मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप तो कहेंगे कि ये 4 ऑप्शंस हैं तो 4 ही हमें सही है। मैम ने तो कहा था ये सिस्टर्नी का फंक्शन है, तो सिस्टर्नी लिखेंगे हम तो। मैम ने तो कहा था गोल्गी ऑपरेटस का है ये, तो गोल्गी ये हो सकता है ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएं, लेकिन स्पेसिफिक ये किसका फंक्शन है, तो ये सिस्टर्नी का फंक्शन है, तब अपने को यही आंसर देना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं अपन फंक्शन पर कि जो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है वो किसका फंक्शन है, गोल्गी ऑपरेटस का फंक्शन है। वेसिकल्स की फॉर्मेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं गोल्गी ऑपरेटस, और लाइजोसोम का जो मॉडिफिकेशन जो फॉर्मेशन है वो भी ये गोल्गी ऑपरेटस ही करते हैं। जब अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो उस टाइम पर मैंने कहा था कि जब लाइजोसोम की जो मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के टाइम पर ही ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ अब अपन आते हैं कहाँ, लाइसोसोम पर ही आ जाते हैं डायरेक्टली। गोल्गी ऑपरेटस को अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया है और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो भी गया है लाइसोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना यही टॉपिक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। हिंदी में बोलें तो आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। किसको, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं भाई, बिकॉज ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और जो कैरी करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। अब आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, मैम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, है ना। व्हाट इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सो लाइक लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, आप फैमिलियर तो हैं इन सभी से, अपन ने 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, डेजेज, है ना, ये सब क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं। और लाइसोसोम की फॉर्मेशन कब होती है, अभी अपन ने गोल्गी ऑपरेटस में पढ़ा था कि जब प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस और पैकेजिंग हो रही होती है उसी टाइम पर गोल्गी ऑपरेटस लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर देता है ना। प्रोटीन सो बच्चों ये एंजाइम जो है कब एक्टिवेट होते हैं, ये एंजाइम जब पीएच लो हो जाती है। लो हो जाती है मीन्स एसिडिक हो जाती है, और जब एसिडिक हो जाती है जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मीन्स जो H+ आयंस हैं, H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जब H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो एंजाइम कैन डाइजेस्ट ऑल द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। इसीलिए इनको अपन क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग। जब ये बैग बस्ट हो जाता है इफ, तो ऑल दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बी रिलीज्ड। और ये कहाँ रिलीज होंगे, सेल की बॉडी में पूरी में रिलीज हो जाएंगे, है ना। और ये रिलीज हो जाते हैं तो क्या होता है, जो बॉडी का कंपोजिशन है वो क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ही तो, अपनी बॉडी का भी कंपोजिशन यही है ना। तो ये एंजाइम ऑल कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, क्लियर है। लाइसोसोम जो है वो क्या इसकी फॉर्मेशन कब होती है,
जब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग हो रही होती है गोल्गी एपरेटस में, तभी इस लाइसोसोम की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। और इसके अंदर जो ये किसको कैरी करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कैरी करता है। इन ऑल दीज एंजाइम, ये ऑल दीज एंजाइम हैं जो वो एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी पीएच लो हो जाती है या एसिडिक हो जाती है ना, उस टाइम पर ये एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, ऑल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट फैट्स इनको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसीलिए अपन इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये बस्ट हो जाएं तो क्या होगा, ये सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे और बॉडी के जितने भी कंपोजिशन है, बॉडी का जो भी कंपोजिशन है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, यही तो है, तो ये इन एंजाइम इन ऑल कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर देंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अपन सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे, कौन सा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जब मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था, दैट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो वैक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। ओके, नाउ वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, कहना चाहिए साइटो स्ट्रक्चर होती है। और जो साइटोप्लाज्म का या प्लांट सेल का अप्रोक्सीमेट 90% पार्ट को ये कवर करके रखती है। यहाँ अपन छोटा सा डायग्राम देखें ना, तो ये जैसे ही इस प्लांट सेल है और ये वैक्यूल है। अब इसने 90% पार्ट को तो इस वैक्यूल ने कवर कर लिया, ओनली 10% पार्ट है जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट बचता है यहाँ पर। सो जो 90% वॉल्यूम को कवर कर लेता है, क्यों कर लेता है, क्योंकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो यूज़फुल नहीं है, इन ऑल थिंग्स को इस वैक्यूल में स्टोर किया जाता है सेल के। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म है तो ये एज आई टोल्ड यू कि साइटोप्लाज्म में ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं किसकी, सेल की। बट यहाँ तो कितना है, एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ जितनी होती है मेन, वो किस में होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं सेल के। बट इसको तो अपन ने 10% ही जो है वॉल्यूम है इसका यहाँ सेल में। तो क्या होता है, जो जितनी भी एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में होती हैं, एज अ रिजल्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो वैक्यूल में पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए इसको ज़्यादा स्पेस की नीड नहीं होती और इसमें ज़्यादा वेस्ट मटेरियल भरा होता है। डस्टबिन देखा है ना अपना, उसमें बड़ा जितना बड़ा डस्टबिन ले लें वो कम पड़ जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए वैक्यूल का हाल है कि भाई जितना भी वेस्ट मटेरियल है सब इसमें डाल दो सेल का। नाउ हियर वैक्यूल ने जब 90% वॉल्यूम कवर कर लिया है और लेफ्ट ओनली 10% साइटोप्लाज्म ने कवर किया है, फिर भी एक्टिविटीज होने पर जो वेस्ट निकलता है उसको वैक्यूल तक पहुंचाना है। क्लियर बच्चों। सो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ये मूवमेंट हो रही है। लोअर कंसंट्रेशन किस में होगा, वैक्यूल में होगा कि साइटोप्लाज्म में होगा। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट हो रही है तो वो कहाँ हो रही है, लोअर टू हायर हो रही है। तो लोअर तो साइटोप्लाज्म का हुआ ना, और हायर किसका हुआ, वैक्यूल का, है ना। तो वैक्यूल के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मतलब जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और इस टोनोप्लास्ट के थ्रू जिन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को अपन क्या कहते हैं, अपन ने अभी इसके पहले जस्ट पहले वाले पार्ट में पढ़ा था एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्ट को अपन कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इसमें एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, अब ये वैक्यूल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं डिफरेंट सेल्स में। तो अमीबा में अपन देखें तो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो इनका फंक्शन क्या होता है वहाँ पर एक्सक्रीशन करना। ऐसे ही प्रोटिस्टा में भी फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये कब बनेगा, जब ये प्रोटिस्टा
फूड को इनटेक करेगा, दैट टाइम पर ये एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करेगा। मतलब जैसे प्रोटिस्टा में आपने देखा ये प्रोटिस्टा है और कोई यहाँ पर आया फूड पार्टिकल, तो इसको अपने अंदर लेना है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर वैक्यूल फॉर्म कर लेता है और जब वैक्यूल फॉर्म करके इस तरह से ये बंद कर लेगा और धीरे धीरे वैक्यूल अंदर आ जाएगा और ये फूड को इनटेक कर लेगा। ना बच्चों, तो ये अपना कंप्लीट हुआ क्या, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें अपन ने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्गी एपरेटस को, लाइसोसोम को और वैक्यूल्स को। ओके, आई थिंक ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन लेफ्ट इस चैप्टर का जो भी पार्ट है वो अपन ले लेंगे। थैंक यू।